अध्याय 659 बलिदान। इस समय युआन तियान के चेहरे पर एक क्रूर भाव था और उसने अपनी गति को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया। ओरिजिन स्कूल के हजारों साल के इतिहास को यांग यी ने नष्ट कर दिया था और वह बेघर कुत्ते की तरह पूरी दुनिया में भाग रहा था। उसने ओरिजिन स्कूल के मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को अपने साथ ले जाने और शैतान जाति के पास शरण लेने में भी संकोच नहीं किया था। उसने सोचा था कि वह अपना बदला लेने के लिए शैतान जाति की ताकतों पर भरोसा कर सकेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यांग यी की ताकत और ताकतें इतनी मजबूत होती चली जाएंगी कि उसके पास बदला लेने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। सौभाग्य से स्वर्ग हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इंतजार करते हैं, और पवित्र भूमि ने आखिरकार आज अर्ध संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेज दिया था। युआन तियान को यांग ये के कमरे के ऊपर हवा में पहुंचने में बस एक पल लगा। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक एक सुनहरी रोशनी की किरण उसकी ओर चमकी, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बांधा और आगे की ओर जोर से मारा। टकराना। सुनहरी रोशनी बिखरने पर एक धीमी सी आवाज हुई और एक सुनहरा भाला दिखाई दिया। युआन तियान की जबरदस्त ताकत से भाला उड़ गया, लेकिन युआन तियान के चेहरे पर फिर से भाव बदल गए क्योंकि उसकी मुट्ठी वास्तव में फट गई थी। युआन तियान ने भाले की दिशा में देखा और वहां एक सफेद वस्त्र पहने महिला को खड़ा देखा। मार्शल भगवान। उन्होंने स्वाभाविक रूप से एन नानजिंग को पहचान लिया क्योंकि वह एक अद्वितीय प्रतिभा थी जो यांग ये को टक्कर दे सकती थी। इस समय एन नानजिंग का दाहिना हाथ पूरी तरह से फिर से विकसित हो गया था। एक बार जब कोई प्रोफेसर एक साथ दायरे में पहुंच जाता है, तो जब तक उस प्रोफेसर के पास कुछ गुप्त तकनीकें होती हैं और शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गंभीर चोट नहीं होती है, तब तक शरीर के किसी भी अन्य हिस्से को ठीक किया जा सकता है, जब तक कि चोट किसी विशेष ऊर्जा या बल के कारण न हुई हो। वास्तव में दूसरों को पता नहीं था कि यह सिर्फ यांग ये ही नहीं थी जो सम्राट दायरे में घुसने वाली थी, बल्कि वह अपना आखिरी प्रयास भी पूरा कर रही थी। वह 3 दिन पहले सम्राट दायरे में घुसने में सक्षम थी क्योंकि उसने अपने पास मौजूद सभी 6 इरादों को पूरी तरह से मिला दिया था। इसके अलावा जब अन्य लोग सम्राट दायरे में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह स्वर्ग में चढ़ने जितना ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन एन नानजिंग के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि उसने 20 से ज्यादा मार्शल गॉड की विरासत और अनुभव को आत्मसात कर लिया था। हालांकि उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वह यांग ये के साथ आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। जहां तक उसका उसके लिए इंतजार करने का इरादा था, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। किसी भी मामले में वह इंतजार करने का इरादा रखती थी। यांग ये ने उसे बहुत लंबा इंतजार नहीं करवाया। दुर्भाग्य से पवित्र भूमि और ये सभी अन्य दुश्मन आ चुके थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने सम्राट क्षेत्र में घुसने के अपने प्रयास को निर्णायक रूप से त्यागने में संकोच नहीं किया। बेशक सम्राट क्षेत्र में घुसने के दौरान कोई व्यक्ति आगे बढ़ने के अपने प्रयास को नहीं छोड़ सकता। उसे बलपूर्वक रोकने का परिणाम यह हुआ कि वह कम से कम 3 साल तक कोई और प्रयास नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे उसने यांग यी की मदद करने और पवित्र भूमि से एनसीइंग से लड़ने के लिए अपनी बंद दरवाजे की साधना को छोड़ने पर पछतावा नहीं किया था। उसके बारे में एक बात थी जो यांग यी से बहुत मिलती जुलती थी, और वह यह कि वह निश्चित रूप से वह सब कुछ करती थी जो उसे लगता था कि वह कर सकती है। सही या गलत मायने नहीं रखता था, जो मायने रखता था वह यह था कि उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, युआन तियान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, जैसे ही उसका चेहरा चमक उठा और वह तुरंत एन नानजिंग के सामने आ गया। उसकी मुट्ठी अंतरिक्ष को चीरती हुई हवा में सीटी बजाती हुई एन नानजिंग पर टूट पड़ी। उसकी आंखों में एक क्रूर नजर चमक उठी, जब उसके हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरा भाला तेजी से युआन तियान की मुट्ठी की ओर बढ़ा। टकराना। एन नानजिंग कुछ दर्जन कदम पीछे रह गया जबकि युआन तियान 10 कदम पीछे रह गया। इसके अलावा उसकी मुट्ठी दरारों से भरी हुई थी और यहां तक उसके अंदर की हड्डियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। युआन तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साल रियल्म विशेषज्ञ वास्तव में उसे घायल कर सकता है। ऐसा लगता है कि उन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में अफवाहें जो खेती के दायरे को पार करने और एक साल रियल्म में रहते हुए मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को मारने में सक्षम हैं, वास्तव में अफवाहें नहीं हैं। दुनिया में वास्तव में ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग हैं। नानजिंग का चेहरा बहुत पीला था और उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान निकल रहा था। अगर वह सामान्य अवस्था में युआन तियान से लड़ती, तो उसे स्वाभाविक रूप से उसे मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा होता। हालांकि उसने अभी अभी सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने के अपने प्रयास को बलपूर्वक छोड़ दिया था। इसने न केवल उसके शरीर में अव्यक्त परेशानियां पैदा की थीं, बल्कि इसने उसे प्रतिक्रिया का सामना भी कराया था जिससे उसके आंतरिक अंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब उसने युआन तियान के 2 हमलों का भी बलपूर्वक विरोध किया था। दूसरे शब्दों में, वह पहले से ही लगी चोटों पर और भी अधिक चोटों का सामना कर रही थी। छोटी लड़की, अब यहां से चली जाओ, नानजिंग के पूर्वज ने अचानक दूर से उस पर चिल्लाया, लेकिन कुछ ही देर में शैतान जाति के कुछ सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों ने उसे घेर लिया।
एन नानजिंग ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा, और फिर उसने धीरे से अपने दाहिने हाथ में भाला उठाया और उसे युआन तियान की ओर इशारा किया, तुम आगे नहीं जा सकते। अगर तुम मौत को आमंत्रित करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। युआन तियान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, और फिर अंतरिक्ष में हलचल मच गई, जबकि ऊर्जा की अनगिनत धाराएं सभी दिशाओं से उसके दाहिने हाथ की ओर आ गईं। अचानक, युआन तियान ने अपनी हथेली एन नानजिंग पर थपथपाई। स्वर्ग का विनाश। जैसे ही उसने कहा, ऊर्जा से बना एक विशाल ताड़ का पेड़ भयानक शक्ति के साथ एन नानजिंग की ओर टूट पड़ा। यह एक ऐसा हमला था जिसमें एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी ताकत लगी हुई थी, और यह एक स्वर्ग रैंक तकनीक भी थी, तो यह कितना भयानक होगा। अगर यह कोई और सामान्य समय होता, तो स्वाभाविक रूप से नानजिंग को इससे डर नहीं लगता। लेकिन अभी, नानजिंग ने गहरी सांस ली, उसके अंदर की गहरी ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ पड़ी, और फिर उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसी समय, उसके चेहरे के सभी 7 छिद्रों से खून बहने लगा। एन नानजिंग के पूर्वज ने उसे दूर से अपनी गहन ऊर्जा को बलपूर्वक प्रसारित करते हुए देखा, वह तुरंत भयभीत हो गया, और वह पागल की तरह दहाड़ता हुआ बोला, मूर्खता बंद करो। अभी चले जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। दुर्भाग्य से, एन नानजिंग पहले ही सुनहरी रोशनी की किरण में बदल चुकी थी जो युआन तियान के हमले के खिलाफ टूट गई। नानजिंग के पूर्वज की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने यह दृश्य देखा, और यह उसे इतना भयभीत कर गया कि वह वास्तव में भूल गया कि उसके चारों ओर दुश्मन हैं। शैतान जाति के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक ने उसकी छाती पर वार किया और उसे उड़ा दिया। टकराना। स्काई स्प्लिट की नोक ने युआन तियान के हमले पर प्रहार किया, और फिर स्काई स्प्लिट और वह हथेली जो ऊर्जा से संघनित थी, दोनों हिंसक रूप से कांपने लगे। सकना। नानजिंग के मुंह से खून की धार बह निकली। टकराना। ऊर्जा हथेली फट गई जबकि एन नानजिंग उड़ गई। ठीक इसी समय, युआन तियान अचानक एन नानजिंग के सामने आया, और फिर उसने उसके पेट पर लात मारी। टकराना। नानजिंग को 3 किलोमीटर दूर फेंका गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन जोर से हिली और हाथ जितनी मोटी अनगिनत दरारें आसपास की जगहों की ओर फैलने लगीं, जिनमें वह भी शामिल थी। एन नानजिंग मरी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर की हड्डियां और मेरिडियन टुकड़ों में टूट गए थे। इस समय, वह स्काई स्प्लिट को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। तुम अपनी योग्यता को बहुत ज्यादा आंकती हो। युआन तियान ने एन नानजिंग को ठंडी नजर से देखा, फिर उसका चेहरा चमक उठा और उस पर टूट पड़ा। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता बेहद भयानक थी। इसलिए, भले ही वह अभी किसी अपंग से अलग नहीं थी, लेकिन वह तभी चैन से रह सकता था जब वह मर जाए। उसके पूरे शरीर का एकमात्र हिस्सा जो हिल सकता था, वह थी उसकी आंखें। वह यांग यी के कमरे की ओर देखना चाहती थी, लेकिन उसका सिर हिल नहीं पा रहा था, चाहे कुछ भी हो। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों में एक दृश्य उभर आया। यह दृश्य था यांग यी का, जो प्राचीन डोमेन शहर के बाहर उसकी रक्षा कर रहा था, जबकि उन पर असंख्य तीर बरस रहे थे। अध्याय 660। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस समय, दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत विशेषज्ञों के दिमाग खाली हो गए थे, जब उन्होंने युआन तियान को एन नानजिंग पर हमला करते देखा था। क्या वह ऐसे ही मर जाएगी? चाहे संख्या या गुणवत्ता के मामले में हो, दक्षिणी क्षेत्र और दानव जाति के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ पवित्र भूमि, शैतान जाति और महासागरीय कुलों की संयुक्त सेना की तुलना में बहुत कमतर थे। इसलिए, दक्षिणी क्षेत्र की सेनाएं युद्ध में दबाई जा रही थीं। इस प्रकार, भले ही वे एन नानजिंग की वर्तमान स्थिति से अवगत थे, उनमें से कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था। ओह! अचानक तलवार की आवाज गूंजी। यहाँ हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर संस्थापक सम्राट और अन्य लोग बहुत खुश हुए। क्या यांग ये सम्राट दायरे में आगे बढ़ गया है? उसके पास जो युद्ध शक्ति है, उसके साथ, भले ही वह सम्राट दायरे में केवल प्रथम रैंक पर हो, फिर भी वह स्थिति को बदलने और एन नानजिंग को बचाने में पूरी तरह सक्षम होगा। युआन तियान का शरीर थोड़ा अकड़ गया। हालांकि, उसने तुरंत ही अपनी गति बढ़ा दी और एन नानजिंग की ओर बढ़ गया। वह चाहता था कि यांग यी हमेशा पछतावे में जिए। हालांकि, वह अपनी इच्छा पूरी करने में असमर्थ था, क्योंकि यांग ये एन नानजिंग के साथ खड़ा था। यांग ये को देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए, और युआन तियान ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। वह यांग ये को एक पल के लिए देखता रहा, फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। क्योंकि यांग ये सम्राट क्षेत्र में नहीं था। भले ही संस्थापक सम्राट, जानवर सम्राट और अन्य सभी सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ कई विशेषज्ञों के संयुक्त हमलों का सामना कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ वह उनकी दिव्य भावना से बच नहीं सका। इसलिए, जब उन्हें एहसास हुआ कि यांग ये अभी भी एक साल क्षेत्र के 9वें रैंक पर था, तो उनके भाव तुरंत बदल गए। दक्षिणी क्षेत्र की हार सिर्फ समय की बात थी। वे इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद इसलिए डटे हुए थे क्योंकि वे यांग ये के सम्राट क्षेत्र में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, यांग ये वास्तव में अभी भी एक साल क्षेत्र में था। जाहिर है, यांग ये असफल हो गया था। यांग ये असफल नहीं हुआ था। उसने आखिरी क्षण में आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक वैसे ही जैसे एन नानजिंग ने छोड़ दी थी।
दरअसल वह बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं से अवगत नहीं था क्योंकि उसकी चेतना प्राइमोर्डियल पैगोडा में डूबी हुई थी और वह अपने शरीर को शांत करने के लिए उसके भीतर मौजूद बैंगनी गहन ऊर्जा और रक्तसार की उन 3 बूंदों का उपयोग कर रहा था। वह सम्राट क्षेत्र में हमला करने से पहले अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ने की उम्मीद कर रहा था और वह बस सफल होने वाला था। हालांकि जब उसकी चेतना प्राइमोर्डियल पैगोडा से बाहर निकली तो उसने तुरंत एन नानजिंग को उड़ते हुए विस्फोट के दृश्य को देखा। उस पल यांग यी का दिमाग खाली हो गया था। सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने और नई ताकत हासिल करने के सभी विचार गायब हो गए थे और उसके दिमाग में केवल वही रह गई थी। अगर वह बस एक पल के लिए भी दृढ़ रहता तो वह तुरंत सम्राट क्षेत्र को प्राप्त कर सकता था और फिर इस दुनिया के आधे संत भी उसे आसानी से नष्ट नहीं कर पाते। अगर वह सम्राट क्षेत्र को प्राप्त कर लेता तो वह जल्द से जल्द महाद्वीप को एकजुट करने में सक्षम हो जाता, वह प्राइमोर्डियल पैगोडा के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाता और अपनी ताकत में एक और सुधार हासिल करने के लिए उसके भीतर के खजाने पर भरोसा कर पाता। वह तलवार अग्रदूत को पुनः प्राप्त करने के लिए पवित्र भूमि की ओर जाने में सक्षम हो जाता। जब तक वह सम्राट राज्य प्राप्त कर लेगा तब तक वह यांग यी इस दुनिया में चींटी नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने हार मानने और चले जाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सम्राट क्षेत्र में किसी के आक्रमण को बलपूर्वक रोकने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। वह ड्रैगन पूर्वज, आदिम बैंगनी ऊर्जा और 3 दिव्य जानवरों के रक्तसार को पूरी तरह से अवशोषित करने में लगभग सफल हो गया था। हालांकि अब उसे उनसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उसका शरीर शायद बहुत पहले ही फट गया होता अगर यह इतना शक्तिशाली न होता। भले ही उसने अपने अंदर की प्रतिक्रिया को बलपूर्वक दबा दिया था, लेकिन वह अगले 2 वर्षों में सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने का केवल सपना ही देख सकता था। इसके अलावा अगर उसने अपने शरीर के भीतर आने वाली समस्याओं को आदिम बैंगनी ऊर्जा और ड्रैगन पूर्वज के रक्त से हल नहीं किया तो उसका जीवन हर समय खतरे में रहेगा। युआन तियान ने हमला नहीं किया क्योंकि यांग ये ने सम्राट क्षेत्र प्राप्त नहीं किया था, इसलिए परिणाम पहले से ही तय था। उसने तुरंत उपहास किया, यांग ये, तुम सच में मूर्खता से परे हो। तुमने वास्तव में एक महिला के लिए सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने का अपना मौका छोड़ दिया। क्या तुम जानते हो कि शायद अभी केवल यह महिला ही मरती, लेकिन तुम्हारा निर्णय तुम्हारे और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के सभी लोगों की मृत्यु का कारण बनेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मूर्खता से परे है? यांग ये ने पीछे मुड़कर एन नानजिंग की तरफ नहीं देखा। उसने एक गहरी सांस ली, धीरे से अपनी आंखें बंद की और थोड़ी कांपती आवाज में बोला, मुझे वाकई तुम्हें मारने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए था। दरअसल दिंग शाओयाओ ने तय कर लिया था कि युआन तियान और दूसरे शैतान के इलाके में थे। हालांकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि युआन तियान ने शायद सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था। इस तथ्य के साथ कि उसके पास निपटने के लिए कई अन्य चीजें थीं और शैतान जाति के आधे संत ने भी मानव जाति के साथ गठबंधन बनाने का इरादा किया था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से इसे अलग रखा। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि हाहा, युआन तियान की हंसी काफी आत्मसंतुष्ट और थोड़ी क्रूर लग रही थी। उसने कहा, यांग ये, मेरा मूल विद्यालय आत्मसमर्पण करना चाहता था लेकिन आपने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आपने इसे नष्ट करने पर जोर दिया। क्या अब आपको इसका पछतावा है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दक्षिणी क्षेत्र और आपसे संबंधित सभी लोग आज नष्ट हो जाएंगे। ओह, यांग यी की इरादे वाली तलवार अचानक प्राचीन म्यान से बाहर निकल गई और फिर बैंगनी प्रकाश की एक किरण आसमान में चमक उठी। युआन तियान की पलकें झपकने लगी और उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने तेजी से अपनी दाहिनी हथेली को आगे की ओर पटका और एक ऊर्जा हथेली आगे की ओर चमकी और बैंगनी तलवार क्यूई से टकराए। हालांकि युआन तियान के हाव भाव में अचानक बहुत बदलाव आया क्योंकि बैंगनी तलवार क्यूई ने वास्तव में उसके हमले को पूरी आसानी से काट दिया। युआन टीना चकित रह गया। उसने अपनी हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखा और फिर उन्हें आगे की ओर दबाया और फिर 2 ओवरलैप की हुई ऊर्जा हथेलियां आगे की ओर चमक उठीं। हालांकि उन्हें फिर से आसानी से अलग कर दिया गया। इस बार युआन तियान भयभीत था क्योंकि उसके पास फिर से पलटवार करने का मौका नहीं था। बैंगनी तलवार की क्यूई उसकी छाती के माध्यम से चमक उठी। तो यह सिर्फ एक तलवार क्यूई नहीं थी। युआन तियान ने अविश्वास से यांग ये को देखा। जब यह उसकी छाती में घुसा तभी युआन तियान को एहसास हुआ कि इसके भीतर तलवार क्यूई की कम से कम 3 किस्में एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। बेशक तब भी तलवार क्यूई के उन अतिव्यापी धागों के लिए उसे तुरंत नष्ट करना असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवार क्यूई के 3 धागों में से दूसरे की ताकत अचानक 5 गुना से अधिक बढ़ गई थी। युआन तियान जानता था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था क्योंकि यांग ये उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। हालांकि उसके पास अब यांग ये का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका नहीं था। शैतान जाति और महासागरीय कुलों के सभी अन्य विशेषज्ञ तब दंग रह गए जब उन्होंने युआन तियान को तुरंत नष्ट होते देखा। क्या वह वास्तव में केवल एक साल दायरे में है? क्या वह वास्तव में केवल एक साल दायरे का विशेषज्ञ है? यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं।
उसने शैतान जाति और महासागरीय कुलों के सभी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों पर नजर डाली और कहा, शैतान जाति और महासागरीय कुलों। अच्छा, बहुत अच्छा। आज के बाद से तुम दोनों महाद्वीप से पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। मैं तुम सभी को तुम्हारे किए की सजा देकर खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की इरादे वाली तलवार फिर से खींची गई, और फिर बैंगनी तलवार क्यूई की एक किरण आगे बढ़ी, इससे पहले कि महासागरीय कबीलों के एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ का सिर उसकी गर्दन से उड़ गया। क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक के साथ संयुक्त 3 ओवरलैप हेवन रेंज एक ऐसा हमला था जिसका विरोध करना साधारण मोनाक रियल्म विशेषज्ञों के लिए असंभव था। समुद्री कबीले और शैतान जाति के विशेषज्ञ तब भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा कि यांग ये ने एक ही वार में दूसरे मोनाक दायरे के विशेषज्ञ को मार डाला। वे सभी जल्दी से लड़ना बंद कर देते हैं और फिर एक तरफ हट जाते हैं और सतर्कता से यांग ये को देखते हैं। संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर लड़ाई जारी रही तो दक्षिणी क्षेत्र निश्चित रूप से हार जाएगा। एक बार ऐसा होने पर दक्षिणी क्षेत्र की तरफ से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मौत से बच सके। आखिरकार शैतान जाति और समुद्री कबीले इंसान नहीं थे, इसलिए उन्हें इंसानों पर कोई दया नहीं आएगी। शैतान जाति और महासागरीय कुलों के विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के विशेषज्ञ हमला करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। यांग यी द्वारा मारे गए 2 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के अलावा शैतान जाति और महासागरीय कुलों को पूरी लड़ाई में एक भी हताहत नहीं हुआ था, जबकि दक्षिणी क्षेत्र ने 3 खो दिए थे। यांग ये ने फिर से हमला नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वह हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। लगातार 2 बार ओवरलैप किए गए हेवन रेंज को निष्पादित करने से उसके भीतर की सारी गहन ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यदि शैतान जाति और महासागरीय कुलों के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस बारे में पता चल गया, तो संभवतः दक्षिणी क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। दोनों पक्षों ने लड़ाई जारी नहीं रखी, लेकिन वे पीछे भी नहीं हटे, क्योंकि वे सभी इंतजार कर रहे थे। वे आकाश में लड़ाई के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। यदि पवित्र भूमि जीत जाती तो भी दक्षिणी क्षेत्र मृत्यु से बच नहीं पाता, और यदि एल्डम्यू जीत जाता तो यह स्पष्ट था कि परिणाम क्या होंगे। यांग ये काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर वह पलटा और एन नानजिंग के पास गया, और उसने बलपूर्वक अपने आंसुओं को बहने से रोका, क्योंकि वह उस स्थिति को देख रहा था जिसमें वह भी थी। मनुष्य के आंसू तब तक नहीं बहते जब तक कोई सचमुच दुखद घटना सामने न आ जाए। यांग ये उसके बगल में बैठ गया और अपना बायां हाथ बढ़ाकर उसके मुंह के कोने पर लगा खून पोंछने लगा। हालांकि उसने अभी अभी उसे पोंछा ही था कि खून एक बार फिर से बहने लगा, और यह इतना बढ़ गया था कि वह किसी भी तरह से उसे साफ नहीं कर सकता था। क्या तुम मुझे जीवन भर के लिए कर्जदार बनाने की कोशिश कर रही हो? यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से उसका हाथ थाम लिया, और फिर उसके भीतर बची हुई गहन ऊर्जा उसके अंदर पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी। क्यों? एन नानजिंग ने यांग ये को देखा और ये शब्द बोले। भले ही वह बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन उसने चीजों को पहचानने की अपनी क्षमता नहीं खोई थी। इसलिए उसने तुरंत तय कर लिया था कि यांग ये अभी भी एक साथ दायरे में है, न कि सम्राट दायरे में। यांग ये जानता था कि उसका क्या मतलब है, और उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम मर जाओगे। नानजिंग की आंखें थोड़ी चमक उठी, लेकिन वह चुपचाप उसे देखती रही। यांग ये ने आगे कहा, मैं वास्तव में सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं केवल पर्याप्त शक्ति के साथ ही खुद की और अपने प्रियजनों की रक्षा कर पाऊंगा। हालांकि अगर मुझे ऐसा करने के लिए तुम्हारा बलिदान देना पड़ा, तो मैं कभी भी चैन से नहीं सो पाऊंगा। सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात तो दूर, मैं संत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर भी रुकने में संकोच नहीं करूंगा। यांग यी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन ऐसा करने के लिए वह अपने दोस्तों और प्रियजनों का बलिदान बिल्कुल नहीं देगा। यद्यपि वह निर्दयी और क्रूर था, फिर भी उसकी अपनी सीमाएं थीं। एन नानजिंग ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यांग ये दंग रह गया। अध्याय 661 मौत तक की लड़ाई। यांग ये ने नानजिंग को देखा जबकि वह उसे देख रही थी। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। यांग ये अभी बोलने ही वाला था। टकराना। अचानक आकाश में कब्रों के भीतर से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और फिर वे सभी हिंसक रूप से कांपने लगे। हर शॉट पर उनकी निगाहें टिकी थीं, और वे खुद से सोच रहे थे कि कौन जीत रहा है। वाई वाई ने अपना हाथ बढ़ाकर एन नानजिंग के चेहरे को हल्के से छुआ और कहा, अगर यह संभव है तो मैं तुम्हारे बजाय यहाँ लेटना पसंद करूंगा। उसने एन नानजिंग के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया, और उसने तुरंत उसे प्राइमोडियल पैगोडा में भेज दिया, जहां उसकी देखभाल सु किंग शी, शियाओ युक्सी और किन जियू द्वारा की जाती थी। उसके बाद वह खड़ा हुआ, और फिर उसने अपना सिर उठाया और आसमान में उस क्षेत्र की ओर एक गंभीर नजर डाली जो कब्रों से ढका हुआ था। क्या एल्डम्यू लड़ाई जीत पाएगा? वह 12 हाफ सेंट्स और 30 शीर्ष सम्राट दायरे के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ रहा है। टकराना। अचानक एक आकृति हवा से उड़कर प्राचीन डोमेन शहर से टकराई, जिससे पूरा शहर हिल गया। यांग यी और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि वह दानव सम्राट था।
बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर बैंगनी मिंग यांग ये के कंधे पर दिखाई दिया। वह तुरंत उसके इरादों को समझ गया और दानव सम्राट की ओर बढ़ गया। यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने दानव सम्राट को देखा, क्योंकि दानव सम्राट बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी वह जीवित था। बैंगनी मिंक उड़कर दानव सम्राट के पास पहुंची, जबकि उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। दानव सम्राट ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाए और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मुझे बस कुछ समय आराम करने की जरूरत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दानव सम्राट ने यांग ये को देखा और कहा, वहां स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यांग ये का दिल कांप उठा और उसने कहा, क्या हुआ? दानव सम्राट ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, एल्दम्यू की ताकत हमारी सभी कल्पनाओं से परे है। उसने 11 अर्ध संतों को अपने दम पर व्यस्त रखा। शायद हमारे महाद्वीप के इतिहास में केवल कुछ ही लोगों के पास ऐसी ताकत है। हालांकि पवित्र भूमि की सेनाएं बहुत अधिक हैं। दानव संत और मैं दोनों शैतान संत और पवित्र भूमि के अन्य सभी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को व्यस्त रखने में सक्षम नहीं थे। मैं अभी लगभग मारा गया था और यह एल्दम्यू था जिसने मुझे महत्वपूर्ण क्षण में बलपूर्वक बाहर निकाला। यांग यी की आंखों के कोने हल्के से फड़कने लगे। वह वास्तव में अपनी सारी ताकत के बावजूद वहां लगभग मर ही गया था। युद्ध वास्तव में कितना तीव्र है। टकराना। ठीक इसी समय एक और विस्फोट हुआ और फिर एक और आकृति वहां से उड़ गई। हालांकि वह आकृति दानव सम्राट की तरह जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि प्राचीन डोमेन शहर के भीतर मजबूती से उतरी। राक्षस संत। यह दानव संत था जो युद्ध के मैदान से चला गया था। इस समय उसके कपड़ों में अनगिनत छेद थे और उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। वह काफी दयनीय स्थिति में लग रहा था। राक्षस जाति और महासागरीय कुलों के विशेषज्ञ जब दानव संत को देखते थे तो बहुत खुश होते थे, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के सभी गूढ़ लोगों के दिल टूट जाते थे। यांग यी का दिल भी थोड़ा डूब गया। उसे एल्दम्यू की ताकत पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन एल्दम्यू के सामने बहुत सारे दुश्मन थे। 12 हाफ सेंट और 30 मोनाक रियल्म विशेषज्ञ। इस तरह की एक सरणी का सामना अभी एल्दम्यू को अकेले ही करना था, इसलिए यांग ये को आश्चर्य हुआ कि क्या एल्दम्यू उनका मुकाबला कर सकता है। यांग ये ने गहरी सांस ली। वह किसी भी क्षण अपनी तलवार की मंशा को प्रज्वलित करने के लिए तैयार था, क्योंकि अगर एल्दम्यू हार गया तो मौत तक एक अभूतपूर्व खूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आखिरकार वे एक दूसरे के विरोधी थे और मौत तक की लड़ाई के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यांग ये ने यह सब समझ लिया था और संस्थापक सम्राट, जानवर सम्राट और दक्षिणी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ भी समझ गए थे। इसलिए उन सभी के चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव थे और वे जानते थे कि अगर एल्दम्यू हार गए तो उनके लिए मौत से लड़ने का समय आ जाएगा। यदि एल्दम्यू जीत गए तो वास्तव में व्यवहारिक रूप से किसी को भी नहीं लगा कि एल्दम्यू जीत सकता है। आखिरकार वहां 12 हाफ सेंट और लगभग 30 शीर्ष मोनाक दायरे के विशेषज्ञ थे, लेकिन एल्दम्यू बिल्कुल अकेले थे। वहां ऊपर स्थिति कैसी है? दानव सम्राट ने आसमान में कब्रों की ओर देखते हुए धीमी आवाज में दानव संत से पूछा। दानव संत ने एक पल के लिए कब्र के पत्थरों की ओर देखा और फिर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत वास्तव में इस हद तक भयानक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस दिन लुओ दाओ को मारने में सक्षम था। इसके अलावा वे कब्र के पत्थर वास्तव में क्या हैं? वे न केवल अर्ध संतों की जीवन शक्ति को छीनने में सक्षम हैं, बल्कि वे उसे निरंतर ऊर्जा प्रदान करने में भी सक्षम हैं। एल्दम्यू इतने सारे अर्ध संतों से लड़कर अपराजित रह पाने का मुख्य कारण कब्र के पत्थर थे। दानव संत ने देखा कि कब्र के पत्थर वास्तव में एल्दम्यू को निरंतर गहन ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे एल्दम्यू हर समय चरम अवस्था में रह सकते हैं। दानव सम्राट ने पूछा, क्या उसके पास कोई मौका है? दानव संत ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, उसके मौके बहुत अच्छे नहीं हैं। एल्दम्यू बहुत ताकतवर है और उसकी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। हालांकि हॉलोव ग्राउंड से वह साथी जुबान कोंग भी कमजोर नहीं है। इसके अलावा उसके पक्ष में इतने सारे अन्य विशेषज्ञ हैं, एल्दम्यू पूरी तरह से संख्या में कम है, इसलिए दानव संत की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया जब उसने कहा, तो मौत से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यांग यी और दानव सम्राट के दिल एक बार फिर डूब गए जब उन्होंने यह सुना। दानव संत एक अर्ध संत था। चूंकि उसने भी ऐसा कुछ कहा था, तो एल्दम्यू के हारने की बहुत संभावना थी। यांग ये ने अपना सिर उठाया और आसमान में कब्रों को देखा, जबकि उसकी आंखों में चिंता की एक लकीर दिखाई दी। अगर एल्दम्यू न होते तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। उसने एल्दम्यू को अपना गुरु और यहां तक कि अपना प्रिय व्यक्ति मान लिया था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि एल्दम्यू को कुछ हो। लेकिन यह 12 हाफ सेंट्स और 30 मोनाक रियल्म विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई थी। मैं अभी भी अंत में बहुत कमजोर हूं। मैं एल्दम्यू की मदद करने में असमर्थ हूं। यांग ये ने अपने दिल में बोलते हुए एक गहरी सांस ली। वह पहले से ही मोनाक दायरे के विशेषज्ञों को मारने के लिए अपने साधना क्षेत्र को पार करने में सक्षम था, लेकिन वह उन अर्ध संतों का सामना करने में अभी भी बहुत कमजोर था।
यांग ये ने कुछ देर बाद अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपनी इरादे वाली तलवार म्यान में डाली और चिल्लाया, दक्षिणी क्षेत्र के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भले ही हम सभी मर जाएं, हम शैतान जाति, महासागरीय कुलों और पवित्र भूमि को एक भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। अगर हम आज बच गए तो हम निश्चित रूप से शैतान जाति और महासागरीय कुलों का सफाया कर देंगे और फिर अपना बदला लेने के लिए पवित्र भूमि पर हमला करेंगे। मृत्यु तक लड़ो। दानव सम्राट के भीतर की गहन ऊर्जा उसके भीतर से पागलों की तरह बाहर निकली और वह उग्रता से चिल्लाया, मौत तक लड़ो। ग्रैंड किन साम्राज्य के विशेषज्ञों ने जवाब दिया, मौत तक लड़ो। दानव सम्राट ने रूपांतरित होना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उसका दाहिना हाथ एक विशाल सुनहरे पंजे में बदल गया। इस समय डाकबीस्ट साम्राज्य के सभी विशेषज्ञ जो उसके पीछे खड़े थे तुरंत जवाब दे चुके थे और उनमें से कुछ तो खुद को विस्फोट करने के लिए भी तैयार थे। मेरे राक्षस जाति के राक्षस जानवरों, अच्छी तरह से सुनो। मौत तक लड़ो। दानव सम्राट ने पराजित होने से इनकार कर दिया। शैतान जाति और महासागरीय कुलों के विशेषज्ञों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर बहुत भारी भाव थे, क्योंकि अगर दक्षिणी क्षेत्र के विशेषज्ञ मौत तक हताश होकर लड़ते तो भले ही वे युद्ध जीत जाते, फिर भी यह एक भारी जीत होती। सौभाग्य से उन्हें केवल दक्षिणी क्षेत्र की सभी ताकतों का सफाया करना था और फिर मानव जाति और राक्षस जाति का व्यवहारिक रूप से सफाया हो जाएगा। उस समय पूरा महाद्वीप शैतान जाति और महासागरीय कुलों का होगा। टकराना। अचानक आकाश में कब्र के पत्थर अचानक हिंसक रूप से हिलने लगे और फिर हर कोई सदमे से देखने लगा कि वे धीरे धीरे कैसे तितर बितर हो गए। अध्याय 662 भागें या लड़ें। 20 आकृतियां आसमान से नीचे गिरी और यहां हर कोई उनकी ओर देखने लगा। दानव जाति और महासागरीय कुलों के विशेषज्ञों के हाव भाव बदल गए क्योंकि वे पवित्र भूमि के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इस समय वे सभी बहुत बुरे लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने कुछ हजार साल का समय अनुभव किया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें जीवन शक्ति के कोई लक्षण नहीं थे। वे मर चुके थे। शैतान जाति और महासागरीय कुलों के विशेषज्ञ आकाश की ओर देखते ही दंग रह गए। इस समय सभी लोग आसमान की ओर देख रहे थे। एल्दम्यू बहुत पीला चेहरा लिए हवा में खड़े थे। उनकी छाती पर कुछ हथेली के निशान थे और उनमें से हर एक निशान इतना गहरा था कि एल्दम्यू की छाती पूरी तरह से धंस गई थी। यह एक बहुत ही भयावह दृश्य था। उनके सामने एक काली छड़ी तैर रही थी, लेकिन उसमें दरारें थीं और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण टूट सकती है। जुबान कोन का समूह एल्दम्यू के सामने खड़ा था और उनका रूप पूरी तरह से बदल गया था। इस समय उन सभी के बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उनके चेहरे पर मोटी झुर्रियां थीं। वे बहुत बुरे लग रहे थे। अगर उनके चेहरे पर जो भव्य आभा और भयंकर नजरें न होती तो कोई भी यह नहीं सोचता कि वे अर्धसंत और सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हर कोई सोचता कि वे बुरे आदमी हैं जो अपनी कब्र में पैर रखे हुए हैं। इस समय उनकी सभी आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता और भय था जब वे एल्दम्यू को देख रहे थे, और यहां तक कि जुबान कांग भी इसका अपवाद नहीं था। आप वास्तव में हमारी जीवन शक्ति को छीनने के लिए उस कब्र के पत्थर पर भरोसा करने में सक्षम हैं। समय की ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे अर्ध संत केवल थोड़ा ही समझ सकते हैं, और केवल सच्चे संत क्षेत्र विशेषज्ञ ही ऐसी अकल्पनीय शक्ति को समझने में सक्षम हैं। आप अर्ध संत नहीं हैं, लेकिन आप हमारे शरीर से हमारे जीवन काल को प्रवाहित करने में सक्षम हैं। आप वास्तव में कौन हैं? जुबान कांग ने एल्दम्यू को स्थिर रूप से देखा, जबकि उसका दिल सदमे और आतंक से भर गया था, क्योंकि अब उनके पास 100 साल से भी कम का जीवन काल बचा था। हालांकि युद्ध से पहले उनके पास 1000 साल से भी ज्यादा का समय था। जुबान कांग की तुलना में शैतान संत और महासागरीय सम्राट बदतर स्थिति में थे, क्योंकि उनके पास जीने के लिए केवल कुछ ही वर्ष शेष थे। कुछ और लोग थे जो बदतर स्थिति में थे, और वे थे हॉलोव ग्राउंड के मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ। उनमें से कई के पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे। जो मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ अभी अभी मारे गए थे, वे इसलिए मरे थे क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल खो दिया था। दूसरी ओर ये मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ अभी भी जीवित थे, क्योंकि उनकी ताकत उन लोगों से थोड़ी बेहतर थी जो मारे गए थे। अपनी जीवन शक्ति और जीवन अवधि को खोता हुआ महसूस करना एक ऐसा एहसास था जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। इसलिए शैतान संत, महासागरीय सम्राट और पवित्र भूमि के कुछ विशेषज्ञों ने एल्दम्यू पर अपने हमले को निर्णायक रूप से छोड़ दिया और कब्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। एल्दम्यू ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और काली कब्र का पत्थर फिर से उसके सामने आ गया। कब्र का पत्थर देखकर जुबान कांग और अन्य लोगों की आंखों के कोने फड़क उठे, और उनकी आंखों में डर बिल्कुल भी छिपा नहीं था। एल्दम्यू ने कहा, आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला यह कि आप यहां से चले जाएं और अपने पवित्र स्थान पर वापस लौट जाएं। आखिरकार मैं आप सभी को रोक नहीं सकता। दूसरा यह कि आप अभी मुझसे लड़ें। अगर आप सभी मौत की परवाह न करें और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ें, तो आप मुझे बुरी तरह घायल कर पाएंगे, भले ही आप मुझे मार ना पाएं। बेशक अगर मैं पूरी तरह से लड़ता हूं, तो आप सभी यहां से जाने का सपना देख सकते हैं। जुबान कोंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भारी भाव थे।
उनमें से किसी को भी नहीं लगा कि अंडरटेकर अतिशयोक्ति कर रहा था। आखिरकार अंडरटेकर 12 हाफ सेंट्स और 30 मोनाक रियल्म विशेषज्ञों की संयुक्त सेना से लड़ते हुए भी नहीं हारा था। ऐसी ताकत कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना केवल पवित्र भूमि के सर्वोच्च शासक ही कर सकते थे। भाई जुबान कांग, वह कमजोर और थका हुआ है। अगर हम फिर से सेना में शामिल हो जाएं तो हम उसे जरूर मार पाएंगे। शैतान संत ने जुबान कांग की हिचकिचाहट को देखा और बेचैनी से बोला। क्योंकि अंडरटेकर हॉलोव ग्राउंड्स के विशेषज्ञों को जाने से नहीं रोक सकता था, लेकिन उसका क्या वह हॉलोव ग्राउंड्स में वापस जा सकता था? भले ही हॉलोव ग्राउंड्स उसे ऐसा करने की अनुमति दे, लेकिन शैतान जाति का क्या होगा? भाई शैतान संत सही कह रहे हैं। महासागरीय सम्राट को पता था कि स्थिति कितनी गंभीर थी, और वह तुरंत बोला, भाई जुबान कांग, अगर हम उसे आज नहीं मारते हैं तो शैतान जाति और महासागरीय कुलों का मानव जाति द्वारा निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा। भाई जुबान कांग, कृपया हमारी मदद करें। जुबान कोंग ने शैतान संत और महासागरीय सम्राट पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एल्डम्यू पर एक गहरी और लंबी नजर डाली, फिर शैतान संत और महासागरीय सम्राट को देखा। हमारे साथ पवित्र भूमि पर आओ। तुम्हारा जीवन काल लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। शायद तुम अभी भी जीवित रह पाओगे अगर तुम हमारे साथ पवित्र भूमि पर लौट आओ। शैतान संत और महासागरीय सम्राट पहले तो जुबान कोंग की बात सुनकर खुश हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि समस्या थी। शैतान संत ने कहा, भाई जुबान कोंग, लेकिन मेरी शैतान जाति और भाई महासागरीय सम्राट के महासागरीय कबीलों का क्या होगा? जुबान कांग ने उन पर ठंडी नजर डाली और कहा, मुझे लगता है कि आप दोनों को अपने बारे में सोचना चाहिए। शैतान संत के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने कहा, भाई जुबान कांग, अगर हम चले गए तो शैतान जाति और समुद्री कबीलों में अब कोई अर्ध संत नहीं बचेगा। क्या ऐसा नहीं होगा? जुबान कांग ने हाथ हिलाकर बीच में टोका, क्या तुम सोचते हो कि कोई भी मेरे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। तुम खुद ही तय करो कि तुम लोग यहां से जाओगे या नहीं। भाई जुबान कांग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बीच महासागरीय सम्राट ने अचानक कहा। उसके पास जीवन के सिर्फ कुछ साल बचे थे, इसलिए अगर वह पवित्र भूमि की ओर नहीं जाता तो भले ही अंडरटेकर उसे न मारे, फिर भी वह कुछ सालों में मर जाएगा जब तक कि वह संत दायरे में आगे न बढ़ जाए। इसलिए उसे पवित्र भूमि की ओर जाना ही था, क्योंकि तभी वह थोड़ा और जी सकता था। जो व्यक्ति जितना अधिक समय तक जीवित रहता था, उसे मृत्यु का उतना ही अधिक भय लगता था। जुबान कांग ने सिर हिलाया और फिर उसने शैतान संत की ओर देखा। हा हा हा। शैतान संत अचानक जोर से हंसा और बोला, क्या यह तथाकथित पवित्र भूमि का काम है? दानव सम्राट सही था। हमारा प्रोफाउंडर महाद्वीप वास्तव में आपकी नज़र में सिर्फ एक चींटी है। आप सभी को हमारे महाद्वीप की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप सभी को सिर्फ अपने बारे में परवाह है। यहाँ तक कि विद्रोही प्रोफाउंडर्स के खिलाफ आपकी लड़ाई भी सिर्फ अपने लिए ही हो रही है। हा हा हा। मैं इतना अंधा था। भाई शैतान संत, हमने अर्ध संत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कुछ हजार वर्षों तक साधना की है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बस ऐसे ही हार मान लेना चाहते हैं? महासागरीय सम्राट ने समझाया, यदि आप अभी भी जीवित हैं तो आप स्वाभाविक रूप से भविष्य में शैतान जाति का बदला लेने में सक्षम होंगे। लेकिन यदि आप मर जाते हैं तो उनका बदला कौन लेगा? शैतान संत ने महासागरीय सम्राट की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, अगर तुम एक काय हो और मौत से डरते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे इतना महान क्यों बना रहे हो? मैं मोलू कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं कोई काय नहीं हूं जो मौत से डरता हो। अगर अंडरटेकर और यांग ये मेरी शैतानी जाति का सफाया करने का इरादा रखते हैं तो मैं उनके हमला करने का इंतजार करूंगा। सबसे बुरी बात तो मौत ही हो सकती है न? जुबान कांग ने शैतान संत की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, चलो चलें। छोड़ो, हे, पीछे ही रहो। ठीक इसी समय प्रकाश की एक चाप चमकी और फिर हॉलोव ग्राउंड्स के अंतिम 10 मोनाक रियल्म विशेषज्ञों में से 2 के सिर अचानक हवा में उड़ गए। यह किन बुफान है? जुबान कांग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और उसने तेजी से अपना दाहिना हाथ प्रकाश की किरण की ओर मारा, इससे पहले कि एक सफेद प्रकाश की किरण एक उल्कापिंड की तरह आगे बढ़ी और प्रकाश के चाप से टकरा गई। हालांकि प्रकाश की चाप अचानक तेज हो गई और वह हवा में ही घूम गई तथा जुबान कांग के हमले से बच गई। सावधान! जुबान कांग आश्चर्यचकित था और वह जल्दी से पवित्र भूमि से सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक की ओर चिल्लाया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रकाश की चाप बहुत तेज थी और मोनाक रियल्म विशेषज्ञ की गर्दन के आर पार हो गई, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता। उसके बाद उसका सिर हवा में उड़ गया। उसे फंसाओ। इस बीच जुबान कांग और अन्य लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। हालांकि एल्डम्यू ने भी अचानक हमला किया और एक कब्र का पत्थर अचानक उनकी ओर गिर गया, जिससे वे भयभीत हो गए। उसी समय शैतान संत ने भी अचानक हमला किया, लेकिन उसका लक्ष्य एल्डम्यू नहीं था, बल्कि जुबान कांग का समूह था। मार डालो। यांग ये ऐसा दुर्लभ अवसर कैसे चूक सकता था?
उसने तुरंत अपनी तलवार खींची और बैंगनी तलवार की ऊर्जा की एक किरण पवित्र भूमि के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक की ओर आसमान में उड़ी। दानव संत, दानव सम्राट, संस्थापक सम्राट और अन्य सभी ने तुरंत हमला किया और आकाश की ओर गोली चला दी। उन्होंने अभी तक लड़ाई नहीं की थी क्योंकि उनके पास जुबान कांग के समूह को मारने का अच्छा मौका नहीं था, लेकिन अब जब एक रहस्यमय विशेषज्ञ और शैतान संत लड़ाई में शामिल हो गए थे, तो उनके लिए पवित्र भूमि के इन विशेषज्ञों को मारना अब असंभव नहीं था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जुबान कांग की उग्र आवाज हवा में गूंज उठी। लेकिन कुछ ही देर में एल्डर म्यू उसके सामने प्रकट हो गए। एल्डर म्यू ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की। उन्होंने तुरंत अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर कब्र का पत्थर असंख्य कब्रों में बदल गया, जिसने जुबान कांग को घेर लिया। जुबान कोंग भयभीत था क्योंकि उसने खुद अपने सामने खड़े इस अंडरटेकर की ताकत का अनुभव किया था। इसलिए उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक दूर से एक प्रकाश की किरण उसकी ओर बढ़ी और वह तुरंत उसके पीछे आ गई। अंतरिक्ष का विनाश। जुबान कांग के पीछे से एक चिल्लाहट गूंजी और फिर जुबान कांग के चारों ओर का स्थान गड़गड़ाहट से भर गया और ढह गया। जुबान कांग इस दृश्य से चकित था। बेशक वह किन बुफान से चकित नहीं था, बल्कि वह एल्डर म्यू से चकित था। अगर यह किसी सामान्य समय पर होता, तो स्थानिक पतन का यह स्तर उसके लिए बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं होता। फिर भी अब जुबान कांग की आंखों में संकल्प की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने अपनी छाती के सामने एक अजीब सी मुहर बनाई और उसे तेजी से आगे की ओर पटक दिया। अभिसरण। जैसे ही उसने कहा, जुबान कांग से अचानक एक सफेद रोशनी की किरण निकली और फिर उसके आसपास की असंख्य कब्रें फटकर अलग हो गईं। दूसरी ओर जुबान कांग के पीछे की रोशनी की चाप तुरंत गायब हो गई जब वह सफेद रोशनी बाहर निकली। उस हमले को अंजाम देने के बाद जुबान कांग की आभा तेजी से कम हो गई और उसका पूरा चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया। उसने एल्डर म्यू को घूर कर देखा, फिर उसकी आकृति दूर की ओर चमक उठी। हालांकि कुछ ही देर में उसके सामने प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। जुबान कांग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, किन बुफान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने बात खत्म करते ही अचानक हमला कर दिया। एल्डर म्यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने देखा कि सफेद रोशनी उनकी ओर बढ़ रही है, और फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कब्र का पत्थर तुरंत 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने के लिए फैल गया। उसके बाद यह सफेद रोशनी से टकरा गया। टकराना। सफेद रोशनी नष्ट हो गई। पवित्र भूमि के अर्ध संतों ने देखा कि जुबान कोंग पर घेरा डाला जा रहा है और उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वे हमला करने ही वाले थे कि तभी आसमान से एक विशाल कब्र का पत्थर नीचे आया और उनकी ओर टूटकर गिर पड़ा। दूर से जुबान कोंग ने किन बुफान को थप्पड़ मारा, लेकिन उसने किन बुफान का पीछा नहीं किया और भागने का इरादा किया। हालांकि बैंगनी रंग की एक किरण अचानक आसमान से उसकी ओर तेजी से आई, ठीक उसी समय जब उसने किन बुफान को पीछे धकेला था। जुबान कांग ने तेजी से बगल की ओर देखा और यांग ये को देखा। वह तुरंत क्रूर स्वर में बोला, अरे चींटी, मैं जाने से पहले तुम्हें मार डालूंगा और अपने पवित्र स्थान के लिए एक छिपी हुई मुसीबत को खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी दाहिनी हथेली से तेजी से हमला किया। सफेद रोशनी की एक किरण आगे बढ़ी और यांग यी की बैंगनी तलवार की ऊर्जा से टकराए। क्रिटिकल स्ट्राइक, स्टेज 3। यांग ये की आवाज अचानक गूंजी और फिर बैंगनी तलवार की ऊर्जा हिंसक रूप से कांपने लगी और शानदार ढंग से चमक उठी। अध्याय 663, मृत्यु और युद्ध। जुबान कोंग एक अर्ध संत था, लेकिन उसकी वर्तमान साधना सम्राट क्षेत्र के केवल 9वें रैंक पर थी। यही कारण था कि यांग ये ने उस पर हमला करने की हिम्मत की। अन्यथा यांग ये निश्चित रूप से एक अर्ध संत को चुनौती देकर मौत को आमंत्रित नहीं करेगा, जबकि वह 1 साल क्षेत्र में था। आखिरकार वह बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता थी। बेशक तब भी वह भी हमला करके बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था, क्योंकि जुबान कांग अब सम्राट क्षेत्र में था, लेकिन सभी पहलुओं में उसकी उपलब्धियां एक अर्ध संत जैसी थीं। हालांकि यह एक जोखिम था, फिर भी यांग ये ने हमला किया क्योंकि वह वास्तव में नहीं चाहता था कि ये अर्ध संत पवित्र भूमि पर जीवित लौट आएं। वास्तव में बदला लेने से पहले वह एन नानजिंग में कुछ दिलचस्पी लेना चाहता था। यांग ये ने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसने शुरू से ही अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल किया। यह क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक द्वारा बढ़ाए गए 3 ओवरलैप्ड हेवन रेंज थे। बैंगनी तलवार की ऊर्जा ने जुबान कांग के हमले को ध्वस्त कर दिया। टकराना। यांग ये की तलवार की ऊर्जा और सफेद रोशनी के फटने से आसपास के वातावरण में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर ऊर्जा और तलवार क्यूई की अनगिनत लहरें आसपास की ओर पागलों की तरह बहने लगीं। जुबान कांग की आंखों में अविश्वास दिखाई दिया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका हमला वास्तव में यांग ये की तलवार ऊर्जा के खिलाफ बढ़त हासिल करने में असमर्थ होगा। भले ही वह अभी बुरी तरह घायल था और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, फिर भी वह किसी भी तरह से एक अर्ध संत था। लेकिन यांग ये केवल 1 साल दायरे में था। वह निश्चित रूप से भविष्य में मेरे पवित्र भूमि का एक बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जुबान कांग की आंखों में भयानक हत्या का इरादा दिखाई दिया।
हालांकि उसने हमला नहीं किया और वह बस पीछे मुड़ा और भागने का इरादा किया, क्योंकि पवित्र भूमि के एक आधे संत की मृत्यु एल्डम्यू के हाथों हुई थी, जबकि सभी सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों का सफाया कर दिया गया था। लेकिन अंततः वह बच नहीं सका, क्योंकि प्रकाश की एक किरण ने उसका रास्ता रोक दिया था। जुबान कान गुस्से से भड़क उठा, किन बुफान, मैं अगली बार तुम्हें जरूर मार डालूंगा। बोलते समय उसने अपनी हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखीं और फिर तेजी से उन्हें प्रकाश की चाप की ओर दबाया। तुम्हारे पास अगली बार कोई मौका नहीं है। प्रकाश के चाप के भीतर से एक आवाज गूंजी और फिर सफेद रोशनी की दो किरणों ने एक क्रॉस का आकार बनाया जो आगे की ओर चमकी और जुबान कान के हमले से टकराए। सफेद रोशनी के बिखरने से पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जुबान कान को 30 मीटर से ज्यादा पीछे धकेल दिया गया। ओह! इस बीच यांग ये ने तेजी से अपनी तलवार खींची और फिर तलवार की ऊर्जा की एक किरण जो क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक और 12वें स्तर की तलवार की मंशा से बड़ी हुई थी, जुबान कान की ओर चमकी और तुरंत उसके सामने आ गई। जुबान कान की आंखों के कोने थोड़े से झपके जब उसने तलवार की ऊर्जा में निहित भयानक ऊर्जा को महसूस किया। उसने इसे लापरवाही से नहीं संभाला और उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपनी गहन ऊर्जा को बलपूर्वक एकत्रित किया और अपनी दाहिनी हथेली को आगे की ओर पटक दिया। उसकी हथेली से सफेद ऊर्जा की एक गेंद उड़ी और यांग ये की तलवार की ऊर्जा से टकराए। टकराना, तलवार की ऊर्जा से ऊर्जा की सफेद गेंद को उड़ा दिया गया और फिर तलवार की ऊर्जा जुबान कान की ओर बिजली की तरह बढ़ती रही। जुबान कान चकित था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यांग ये की तलवार की ऊर्जा वास्तव में इतनी तेज और भयंकर थी और उसके पास अब और बचने का समय नहीं था। वह केवल उसके सामने जा सकता था। जुबान कांग ने अपनी हथेलियां फिर से एक दूसरे के ऊपर रखीं और फिर उन पर सफेद रोशनी दिखाई दी जब उसने यांगे के हमले से बचाव के लिए उनका इस्तेमाल किया। टकराना, जुबान कांग का शरीर तलवार की ऊर्जा से 30 मीटर पीछे तक फट गया था और उसकी हथेली पर सफेद रोशनी गायब हो गई थी। इसके अलावा उसके हाथ चोटों और खून से लथपथ थे। जुबान कांग की अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई जब उसने देखा कि उसके हाथों की हालत कैसी थी। आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित अर्धसंत था, फिर भी वह वास्तव में एक साथ दायरे में एक चींटी द्वारा घायल हो गया था। यह एक असाधारण अपमान था, एक घोर अपमान। अपमान की इस भारी भावना ने जुबान कांग के वृद्ध चेहरे को अत्यधिक विकृत कर दिया। मर जाओ बूढ़े कुत्ते। जुबान कोन को सांस लेने का जरा सा भी मौका नहीं दिया गया। अचानक उसके पीछे प्रकाश की एक चाप दिखाई दी और फिर सफेद रोशनी की कुछ दर्जन किरणों ने ब्लेड का एक जाल बनाया जो जुबान कोन की ओर नीचे की ओर गिर रहा था। जहां भी वे गुजरे, यहां तक कि अंतरिक्ष भी कट गया, जिससे आकाश में कई स्थानिक दरारें पड़ गईं। यह देखने में बेहद भयावह दृश्य था। भाड़ में जाओ, जुबान कांग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा और अपनी गहरी ऊर्जा को फिर से एकत्रित किया, इससे पहले कि वह एक बार फिर से सफेद रोशनी की किरण को बाहर निकालता। यह तुरंत अंतरिक्ष को चीरती हुई किन बुफान के हमले के खिलाफ टूट पड़ी। सकना, उसी समय जुबान कांग के मुंह से रक्तसार की कुछ बूंदें छलक पड़ीं। टकराना, क्षेत्र का पूरा आकाश कांप उठा, क्योंकि ऊर्जा की अनगिनत लहरें आसपास की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। ऊर्जा की ये सभी लहरें बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थीं, यहां तक कि किन बुफान भी इससे बच नहीं पाया और 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर गिरी। दूसरी ओर जुबान कांग खुद ऊर्जा की लहर से लगभग 300 मीटर दूर जा गिरा। जुबान कांग की आकृति अभी हवा में रुकी ही थी कि अचानक पीछे से एक तलवार उसकी ओर बढ़ी। जुबान कांग की पुतलियां सुइयों के आकार की हो गईं और उसने पलटकर अपनी हथेली तलवार की नोक पर पटक दी। टकराना, यांग ये की तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी जबकि उसमें अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी और जुबान कांग के हमले से उसका फिगर उड़ गया। हालांकि वह 300 मीटर से अधिक की उड़ान के बाद अपने फिगर को रोकने में सक्षम था और फिर उसकी तलवार का इरादा बाहर निकल आया और तुरंत इरादे वाली तलवार की मरम्मत की। जुबान कांग ने अपनी हथेली पर नजर डाली और उसने देखा कि वहां तलवार का एक और निशान रह गया था। जुबान कोंग ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों के कोनों से आसपास के माहौल को देखा और उसका दिल बैठ गया। जब उसे शामिल किया गया था तब होलोव ग्राउंड्स की सेना में 10 हाफ सेंट थे और अगर ओशनिक सम्राट को शामिल किया जाता तो 11 होते। हालांकि उन हाफ सेंट्स में से एक अंडरटेकर के हाथों मारा गया था, जबकि ओशनिक सम्राट वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण पर भाग गया था। इसलिए जब उसे शामिल किया गया तो केवल 9 हाफ सेंट्स बचे थे। अंडरटेकर के पास 2 हाफ सेंट्स और 1 दर्जन से ज्यादा मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी कुल ताकत होलोव ग्राउंड से कमतर थी, लेकिन समस्या यह थी कि अंडरटेकर अकेले ही 7 हाफ सेंट्स को व्यस्त रख रहा था। वह अंडरटेकर वास्तव में कौन है? जुबान कांग ने गहरी सांस ली और कहा, सब लोग पीछे हट जाओ। पीछे हटो मेरी गांड। स्काई क्रशर। जुबान कांग के सामने फिर से प्रकाश की चाप दिखाई दी और फिर यहां हरे रंग की लपटों की एक किरण दिखाई दी। हरे रंग की लपटें दिखाई देने के बाद जुबान कांग के आसपास का स्थान तुरंत हिंसक रूप से उछलने लगा। मरो, बाहरी आकाश के कुत्ते। प्रकाश के चाप के भीतर से एक भयंकर चीख गूंजी और फिर हरे रंग की लपटें जुबान कांग की ओर बढ़ीं।
जुबान कान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल सदमे में भर गया। अगर यह पहले होता तो उसे किन बुफान की ऐसी तकनीक से जरा भी डर नहीं लगता, लेकिन अब वह पूरी तरह से थक चुका था। जुबान कोन के पास अपनी गहन ऊर्जा को फिर से बलपूर्वक एकत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने अभी अभी शुरू ही किया था कि उसके मुंह से रक्तसार का एक कौर बाहर निकल आया। हालांकि उसने फिर से प्रयास किया और फिर अपनी हथेलियों को हरी लपटों की ओर पटक दिया। टकराना। हरे रंग की लपटें आग की लपटों में बदल गईं जो पूरे आकाश में फैल गईं, जबकि जुबान कान खुद फिर से उड़ रहा था। इसके अलावा जब उसका शरीर उड़ रहा था तो उसके मुंह से लगातार रक्तसार छिड़का जा रहा था। क्षितिज ताना। ठीक इस क्षण यांग ये की आवाज एक बार फिर गूंजी और फिर यांग ये जुबान कान के ठीक पीछे प्रकट हुआ, इससे पहले कि उसकी इरादे वाली तलवार जुबान कान की पीठ में घुस जाए। जुबान कोन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं क्योंकि उसने अपनी छाती से बाहर निकली तलवार को देखा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर अचानक उसने मुड़कर यांग ये की छाती पर अपनी हथेली पटक दी। यांग ये ने तुरंत मुंह से खून थूक दिया, जबकि उसका शरीर 300 मीटर दूर जाकर पटक दिया गया। ग्रैंड स्लेशर। इस बीच किन बुफान की आवाज एक बार फिर गूंजी और फिर सफेद रोशनी की दो किरणों ने एक क्रॉस बनाया जो जुबान कान की ओर नीचे गिरा। भाड़ में जाओ। जुबान कान ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर उसने अपनी मुट्ठी सफेद रोशनी पर पटक दी। सफेद रोशनी तो फट गई, लेकिन जुबान कान का दाहिना हाथ कटकर चूर्ण चूर्ण हो गया। क्षितिज ताना। किन बुफान को अभी अभी खदेड़ा गया था जब यांग ये की आवाज गूंजी और फिर वह फिर से जुबान कान के पीछे दिखाई दिया। उसी समय उसकी इरादे वाली तलवार जुबान कान की गर्दन के आर पार चमक उठी। अनुभव करना। जुबान कान का सिर हवा में उड़ गया। एक अर्ध संत गिर गया था। आह। जुबान मिंग ने जुबान कान की मौत का दृश्य देखा और उसकी आंखें क्रोध और घृणा से लगभग फट गईं, जब वह पागल की तरह दहाड़ने लगा। यांग ये, तुम और दक्षिणी क्षेत्र ने विद्रोही डिपरोफेल्स के साथ मिलीभगत की है। तुम्हें निश्चित रूप से दैवीय दंड भुगतना होगा। तुम सभी को निश्चित रूप से भुगतना होगा। तुम्हें अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। एल्डर म्यू ने जुबान मिंग की तरफ अपना हाथ थपथपाया। यांग ये ने जुबान कान का सिर हवा में उड़ते हुए देखा तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। जुबान कान की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अगर जुबान कान की साधना सम्राट क्षेत्र तक सीमित नहीं होती और अगर जुबान कान को एल्डर म्यू ने बुरी तरह घायल नहीं किया होता, तो उसके और रहस्यमयी आदमी के लिए जुबान कान को मारना असंभव होता, भले ही वे उस पर अंतहीन हमला क्यों न करते। यहाँ तक यदि अर्धसंत की साधना को सम्राट क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया था, तो भी यह ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसके विरुद्ध एक साधारण सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ जा सकता था। इस युद्ध ने यांग यी को इस बात की गहरी समझ दी कि उसकी ताकत कितनी अपर्याप्त थी। उसने महसूस किया कि आने वाले अराजक समय में एक साथ दायरे में साधना किसी काम की नहीं थी। चाहे वह पवित्र भूमि हो या विद्रोही प्रगाढ़ लोग, सम्राट दायरे या अर्धसंत दायरे में ताकत के बिना उनसे लड़ना पूरी तरह असंभव था। ठीक इसी समय एक पारदर्शी पत्थर अचानक जुबान कान के शरीर से उड़कर बिजली की तरह दूर चला गया। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने इसे रोकने में भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह निश्चित रूप से एक अनमोल खजाना था। हालांकि वह बस कुछ करने ही वाला था कि प्रकाश का एक चाप चमक उठा और फिर पत्थर को प्रकाश के चाप में लाया गया। हाहा, दमन का पत्थर। यह वास्तव में दमन का पत्थर है। उस बूढ़े कुत्ते ने आखिरकार कुछ अच्छा किया। हाहा। किन बुफान की अति प्रसन्न और गरजती हुई हंसी प्रकाश के चाप के भीतर से गूंज उठी। अचानक बैंगनी मिंग यांग यी के कंधे पर दिखाई दिया और फिर बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमक उठी। उसके बाद बैंगनी मिंग के पंजे के बीच पारदर्शी पत्थर दिखाई दिया। यांग ये दंग रह गया। बैंगनी मिंग ने उसे एक पल के लिए रगड़ा और ऐसा लगा कि यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। इसलिए उसने उसे अपने पंजे से थपथपाया और यांग ये को दे दिया। मेरे दमन का पत्थर। किन बुफान की उग्र आवाज गूंजी और फिर यांग ये ने महसूस किया कि एक आभा ने उसे और बैंगनी मिंग को जकड़ लिया है। यांग ये का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से पारभासी पत्थर को आदिकालीन शिवालय के भीतर रख दिया, फिर अपनी तलवार को म्यान में रख लिया और फिर उसने सतर्कता से प्रकाश के चाप को देखा। इसे मुझे वापस दे दो। किन बुफान की आवाज प्रकाश के चाप के भीतर से गूंजी और यह थोड़ी ठंडी थी। बैंगनी मिंग ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर हिलाया। चूंकि आपने मना कर दिया है, तो मैं इसे खुद ले लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रकाश की चाप यांग ये की ओर बढ़ी। एक बार यह मेरे हाथ में आ जाए तो यह मेरा हो जाएगा। तुम इसे मुझसे छीनना चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो। यांग ये की इरादे वाली तलवार अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर एक तलवार की चीख आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी, इससे पहले कि बैंगनी तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़े। अध्याय 664। वह मर चुकी है। पवित्र भूमि के उस विशेषज्ञ ने अभी जो कहा, उसके आधार पर यांग ये जानता था कि प्रकाश के चाप में छिपा हुआ आदमी किंवदंती का एक विद्रोही प्रवर्तक था।
वह इससे काफी हैरान था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में सील से निकलकर प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में पहुंच गए हैं। साथ ही उसने देखा कि वे कितने भयानक थे। उसके सामने मौजूद विद्रोही डेफोफर सिर्फ मोनाक दायरे में था, लेकिन वह आसानी से जुबान कोन को बुरी तरह घायल करने में सक्षम था। जहां तक उन साधारण मोनाक दायरे के विशेषज्ञों की बात है, तो वे वास्तव में उसके कुछ ही वारों का विरोध करने में सक्षम थे। वह बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। लेकिन तो क्या, वैसे भी यह मेरे पास है, इसलिए मैं इसे किसी और को सौंपने से पूरी तरह से मना करता हूं। बैंगनी तलवार क्यूई और किन बुफान की रोशनी की चाप एक दूसरे से टकराए और फिर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, इससे पहले कि वे दोनों हवा में ही फट गए। टक्कर के बिंदु से निकली ऊर्जा की भयानक तरंगों ने दोनों को 1 किलोमीटर दूर तक उड़ा दिया, इससे पहले कि वे आफ्टरशॉक से बच पाते। प्रकाश के चाप के भीतर से एक विस्मयकारी आवाज गूंजी, एकमात्र एक साल ट्रियम प्रोफोमेदर के पास वास्तव में इतनी ताकत होती है। यह काफी आश्चर्यजनक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने अभी उस बूढ़े कुत्ते के खिलाफ सेना में शामिल हुए हैं। दमन का पत्थर सौंप दो और मैं बीती बातों को भूल जाऊंगा, अन्यथा तुम मर जाओगे। यांग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पकड़ने की हरकत की। एक इरादे वाली तलवार तुरंत उसकी मुट्ठी में समा गई। उसी समय 1 दर्जन से ज्यादा चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर उसकी जेबों में दिखाई दिए और फिर लगातार ऊर्जा निकलने लगी जो उसके अंदर उमड़ पड़ी। मैं इस तथ्य को भी ध्यान में रखूंगा कि हमने अभी अभी सेनाएं जोड़ी हैं, इसलिए तुम जा सकते हो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नहीं तो तुम मर जाओगे। मुझे नहीं मारा जा सकता। प्रकाश के चाप के भीतर से एक आवाज गूंजी। लेकिन तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से हर मौत के साथ कम होती जाएगी, है ना? यांग ये ने कहा। उसे किन बुफान को मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था क्योंकि जब किन बुफान सम्राट दायरे में था तो वह शायद अतीत में एक अर्धसंत था। हालांकि यांग ये केवल एक साल दायरे में था। प्रकाश के चाप के भीतर से कोई और शब्द नहीं गूंजा और वह बिना अंत के उतार चढ़ाव करता रहा। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसके भीतर बची हुई अंतिम गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी जब वह सतर्कता से प्रकाश की चाप को देख रहा था। टकराना। ठीक इसी समय अचानक दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। यांग ये ने जब देखा तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि पवित्र भूमि से एक और अर्धसंत गिर गया था। छोड़ो, सब लोग चले जाओ। जुबान मिंग की बेचैन आवाज गूंज उठी। जब उन्होंने उसे सुना तो शेष आधे संतों ने और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की और वे प्रकाश की किरणों में बदल गए जो दूर की ओर चली गईं। दानव संत उनका पीछा करने ही वाले थे कि एल्डम्यू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, उनका पीछा मत करो। दानव संत और अन्य लोग थोड़े स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने सिर हिलाया। भले ही दक्षिणी क्षेत्र ने कुछ अर्धसंतों को मार डाला था, लेकिन उसे भारी नुकसान भी हुआ था। जो बच गए वे बुरी तरह घायल हो गए थे और उनमें एल्डम्यू भी शामिल थे। इसलिए भले ही वे अब उनका पीछा करके उन अर्धसंतों को मार सकें, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आप सच में जाना नहीं चाहते हैं? यांग ये ने प्रकाश की चाप को देखा और धीमी आवाज में बोला। बस तुम रुको, कोई भी मुझसे चोरी नहीं कर सकता, किन बुफान। प्रकाश के चाप के भीतर से एक आवाज गूंजी और फिर एक अवशोषित करने वाली शक्ति अचानक उसके भीतर से बाहर निकल आई। आकाश में अर्धसंतों और सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की सभी लाशें तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो प्रकाश के चाप में प्रवेश करने से पहले कुछ बार टिमटिमाती थीं और क्षितिज में गायब हो जाती थीं। यांग यी की गहन ऊर्जा धीमी होकर रुक गई जब उसने किन बुफान को जाते देखा और उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी क्योंकि वह उस दिशा में देख रहा था जिस ओर वह गायब हो गई थी। क्योंकि विद्रोही दीप्तिमान स्थान पवित्र भूमि से भी अधिक डरावने थे। पवित्र भूमि के भीतर 10,000 से अधिक विद्रोही डीपरोफा को सील कर दिया गया था और यदि वे सभी सील से बच निकलते तो पवित्र भूमि की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक पूरे महाद्वीप और पवित्र भूमि की संयुक्त सेना भी शायद उनका विरोध करने में असमर्थ होती। विद्रोही गूढ़ व्यक्ति उसके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि न भी हों। लेकिन उसके पास सबसे खराब स्थिति पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह एक विद्रोही प्रगाढ़ता थी। दानव संत ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर प्रकाश का चाप गायब हो गया था और उसने भारी आवाज में यह सवाल पूछा। इसके अलावा उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। उसे एक होना चाहिए, एल्डम्यू ने कहा। वह बहुत शक्तिशाली है, दानव संत ने कहा। एल्डम्यू ने अचानक कहा, वह सबसे ताकतवर नहीं है। दानव संत, यांग यी और अन्य लोगों ने इसके जवाब में गंभीर भाव प्रकट किए। दानव संत ने कहा, क्या इससे भी अधिक शक्तिशाली विद्रोही हैं? एल्डम्यू ने सिर हिलाया और कहा, मैं कभी पवित्र भूमि पर नहीं गया, लेकिन मुझे विद्रोही प्रोफोफर्स के बारे में कुछ जानकारी है। अफवाहों के अनुसार उनमें से कुछ के पास सभी तरह की अकल्पनीय तकनीकें हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहले वाला विद्रोही प्रोफोफा था। उसने जो भी तकनीकें निष्पादित की वे कम से कम दाव रैंक से ऊपर थीं। संक्षेप में, यह दुनिया और अधिक अराजक होती जा रही है। एल्डम्यू, क्या आप ठीक हैं? यांग ये की आवाज चिंता से भरी हुई थी क्योंकि वह एल्डम्यू की छाती की स्थिति को देख रहा था। उसी समय वह काफी दोषी महसूस कर रहा था।
आखिरकार एल्दम्यू का इस सब से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एल्दम्यू उसकी वजह से इसमें बह गया था। उसके सामने खड़े बूढ़े आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन वह एल्दम्यू के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसके अंदर की आदिम बैंगनी ऊर्जा एल्दम्यू को संत क्षेत्र प्राप्त करने में मदद कर सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास जो आदिम बैंगनी ऊर्जा थी वह पूरी तरह से अपर्याप्त थी। इसके अलावा एक बार जब उसने इस तथ्य को उजागर कर दिया कि उसके पास यह है, तो न केवल महाद्वीप के विशेषज्ञ ही इच्छा से पागल हो जाएंगे, बल्कि पवित्र भूमि और विद्रोही प्रगाढ़ व्यक्ति भी पागल हो जाएंगे। उस समय उसके पास वास्तव में बचने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए वह पूरी तरह से असमर्थ था और जब तक उसके पास पूर्ण शक्ति नहीं आ गई, तब तक उसने आदिम पैगोडा के भीतर आदिम बैंगनी ऊर्जा को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। एल्दम्यू ने अपने सीने पर नजर डाली और फिर सिर हिलाया। यह जीवन के लिए खतरा नहीं है। उसने यांग ये को देखा और आगे कहा, हमारे दक्षिणी क्षेत्र के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ या तो मर चुके हैं या उन्हें चोटें आई हैं। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी निकट भविष्य में फिर से लड़ने में सक्षम नहीं हैं। दूसरी ओर दानव संत, दानव सम्राट और मुझे स्वस्थ होने के लिए बंद दरवाजे की साधना में प्रवेश करना होगा। इसलिए आपको ज्यादातर चीजों से निपटने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठों, स्वस्थ हो जाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं जल्द से जल्द पूरे महाद्वीप को एकीकृत कर दूंगा। एल्दम्यू ने सिर हिलाया और कहा, आपके पास दमन का पत्थर है, इसलिए आपको अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही आप किसी अर्धसंत से भिड़ जाएं। हालांकि आप लापरवाह नहीं हो सकते, खासकर जब आप विद्रोही प्रख्यात लोगों के खिलाफ हों। जहां तक पवित्र भूमि का सवाल है, वे अब किसी भी अर्धसंत को प्रोफाउंड महाद्वीप में भेजने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने उस पत्थर को खो दिया है। बेशक यह एक पूरी तरह से अलग कहानी होगी अगर वे पवित्र भूमि और प्रोफाउंड महाद्वीप के बीच की सील को नष्ट करने के लिए अर्धसंतों की बलि देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही एल्दम्यू ने बोलना समाप्त किया, उनकी आकृति चमक उठी और वहीं गायब हो गई। सिर की अच्छी तरह से देखभाल करना, दानव सम्राट ने दानव संत के साथ गायब होने से पहले कहा। इसी समय संस्थापक सम्राट, जानवर सम्राट, जियोतियानजी और अन्य भी गायब हो गए। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर उसने महान हान साम्राज्य और शैतान जाति की दिशा की ओर देखा, क्योंकि उसे लगा कि अब उनके लिए महाद्वीप से गायब हो जाने का समय आ गया है। भले ही शैतान संत ने पक्ष बदल लिया था और अभी अभी पवित्र भूमि पर हमला किया था, फिर भी यह शैतान जाति या महासागरीय कुलों को बख्शने के लिए पर्याप्त नहीं था। नानजिंग लगभग मर चुका था और शैतान जाति और समुद्री कुलों का वध भी उसके दिल में भरी नफरत को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह मर चुकी है। अचानक यांग ये के पीछे एक महिला प्रकट हुई। यांग ये पलटी और थोड़ा चौंक गई, क्योंकि वह अनबेरू थी। अध्याय 665 खतरे। काले कपड़े पहने महिला, हत्यारा संप्रभु, जो आमतौर पर अनबेरू के साथ रहती थी, नष्ट हो गई थी। उसने युद्ध के दौरान एक अर्धसंत की हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे देख लिया गया और फिर उस अर्धसंत ने उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। उसने अपने पीछे एक भी लाश नहीं छोड़ी। काले कपड़े वाली महिला के अलावा कई अन्य सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए थे। कुछ ऐसे थे जिन्हें यांग ही जानता था और कुछ ऐसे थे जिन्हें वह नहीं जानता था। संक्षेप में, दक्षिणी क्षेत्र जीत गया था, लेकिन यह एक भारी जीत थी। यांग ये को काले कपड़े वाली महिला के बारे में बुरा लगा। आखिरकार उसने एक से ज्यादा मौकों पर उसे मारने की कोशिश की थी। इसलिए उसने कहा था कि जब वह सम्राट के राज्य में पहुंचेगा तो वह सबसे पहले जिस व्यक्ति को मारेगा, वह वही होगी। हालांकि अब जब यांग ये को उसकी मौत के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह दक्षिणी क्षेत्र के लिए मर चुकी थी, चाहे कुछ भी हो। यांग ये को अचानक एहसास हुआ कि ऐसे अराजक समय में जीवित रहना सचमुच आसान नहीं था। यांग ये ने अपने विचारों को रोका और फिर उसने अनबेरू को देखा। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था और वह रोती हुई भी लग रही थी, इसलिए उसे यह स्पष्ट था कि काले कपड़े वाली महिला की मौत से उसे कितना दर्द हुआ था। मुझे माफ कर दो। यांग ये को लगा कि उसे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार उसने ही हॉलोव ग्राउंड्स को दक्षिणी क्षेत्र पर हमला करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए उसे उनकी मौतों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। एनबिरू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे कबीले ने तुम्हारा साथ देकर विनाश को टाला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यह सिर्फ मेरा एन कबीला नहीं है, ऐसे कई और कबीले और संप्रदाय हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे अपने लिए भी लड़ रहे हैं। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी जिम्मेदार महसूस करने की जरूरत नहीं है। यांग ये ने अचानक पूछा, क्या एन कबीले के उन हत्यारों का वास्तव में आपसे कोई लेना देना नहीं था? आनबीरू ने अपना सिर उठाया और चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। यांग ये ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं इसके कारण लगातार उलझन में रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने में असमर्थ हूं जिसने अतीत में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने जवाब दिया, क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा नहीं किया? मैं करूंगा। यांग ये ने सिर हिलाया। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। क्यों?
उसने उत्तर दिया, वास्तव में, मैं बहुत पहले से ही इस पर विश्वास करता था, लेकिन आपने मुझे कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह बोली, आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। यांग ये ने कहा, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन के सहयोगी थे। मैं तुम्हें मौका कैसे दे सकता था? मैं कोई उदार व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए जब तुमने लुओ जून के साथ गठबंधन किया तो मैंने वास्तव में तुम्हारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया। वह एक वफादार व्यक्ति था, लेकिन शर्त यह थी कि दूसरे उसके प्रति वफादार हों। अन्यथा, वह एक निर्दयी व्यक्ति था। एनबिरू चुप हो गई क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उस समय, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये लुओ जून के साथ दुश्मनी कर लेगा और उस समय लुओ जून के पास जो शक्तिशाली ताकतें थीं, उनके साथ गठबंधन करने से उसके कबीले को वास्तव में बहुत लाभ मिल सकता था। इसलिए, उसने अपने कबीले को लुओ जून के साथ गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि यह निर्णय उसे यांग ये का दुश्मन बना देगा। इसे केवल स्वर्ग की इच्छा के रूप में ही समझाया जा सकता है जो उसके साथ छल कर रहा है। यांग ये ने कहा, अब से डिंग शाओयाओ के साथ दक्षिणी क्षेत्र के मामलों का प्रबंधन करो, ठीक है। एनबिरू निश्चित रूप से एक सक्षम व्यक्ति थी, लेकिन उसे किसी भी ऐसे पद से बाहर रखने का विचार उसका नहीं था जो अधिकार रखता हो। मुख्य कारण यह था कि डिंग शाओयाओ को स्पष्ट रूप से पता था कि उसके और एनबिरू के बीच अनसुलझे समस्याएं थीं, और इसीलिए उसने एनबिरू को किसी भी अधिकार से बाहर रखा था। हालांकि, एनबिरू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी चाची मेरी एकमात्र रिश्तेदार थीं। अब जब वह मर चुकी हैं, तो मुझे एहसास हुआ है कि एन कबीले का भाग्य मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। अगर यह संभव है, तो मैं उसके जीवन के लिए पूरे एन कबीले का आदान प्रदान करना चाहूंगा। मैं थक गया हूं, और मैं अब किसी और चीज के बारे में चिंता नहीं करना चाहता। मैं आपको खोजने आया था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं जा रहा हूं। मैं एन कबीले की सेना को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। क्या तुम रुक नहीं सकती? यांग ये ने बोलते हुए उसकी आंखों में देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं रुकूं? उसने भी उसकी आंखों में देखा और एक सवाल के साथ जवाब दिया। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया, और एक पल के लिए झिझका। हालांकि, यह झिझक का वह क्षण था जिसने उसकी आंखों में निराशा की झलक पैदा कर दी, और फिर वह पलट कर चली गई। हालांकि, एक क्षण बाद एनबिरू ने चलना बंद कर दिया क्योंकि यांग ये उसके सामने आ गया था, और उसने कहा, मुझे आशा है कि तुम रुकोगी। इतनी सारी चीजों का अनुभव करने के बाद, यांग ये समझ गया कि वह वास्तव में बस जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि एक बार उसने ऐसा किया, तो यह हमेशा के लिए हो सकता है। इसके अलावा, यह जानते हुए भी कि ऐसे अराजक समय में अनबिरू बिल्कुल अकेला था, वह कैसे निश्चिंत हो सकता था। अनबिरू ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर बोली, तो मैं रुक जाऊंगी। इस तरह, वह डिंग शाओयाओ की तरह यांग ये का दाहिना हाथ बन गई, और डिंग शाओयाओ की जिम्मेदारी इस वजह से बहुत कम हो गई। वे दोनों बेहद बुद्धिमान महिलाएं थीं, इसलिए जब वे दोनों एक साथ काम करती थीं, तो दक्षिणी क्षेत्र में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित होता था। यांग ये को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एन बिरू के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, वह नानजिंग की जांच करने के लिए प्राइमोडियल पैगोडा में प्रवेश करने वाला था। हालांकि, यिन जुबान एयर अचानक प्राचीन डोमेन शहर में आ गई थी, और ट्रेंट कबीले से शू शिन जो पहले ही निकल चुका था, उसके साथ था। सिटी गवर्नर एस्टेट के मुख्य हॉल में। पति, बहुत समय हो गया है। मुझे वास्तव में आपकी याद आ रही है। यिन जुबान एयर ने तुरंत मीठी मुस्कान दी और उसके पास चली गई। उसकी आंखें कोमल स्नेह से भरी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे यांग ये वास्तव में उसका पति था जिससे वह कई सालों से नहीं मिली थी। हालांकि, वह अभी उसके 1 मीटर के भीतर ही पहुंची थी कि तलवार की एक किरण ने उसे 10 कदम पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन कुछ ही देर में वह अपने आप को संभाल गई और उसने अपनी उदासी प्रकट की। पति, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं तो इतने समय से तुम्हारे बारे में इतनी चिंतित रही हूं। यिन जुबान एयर बहुत खूबसूरत थी। उसकी मधुर और कोमल आवाज और उसके बेहद आकर्षक भावों के साथ, उसे बेहद आकर्षक कहा जा सकता है। लेकिन यांग ये बेफिक्र रहा। अतीत में उसके बारे में उसकी थोड़ी अनुकूल धारणा थी, लेकिन उसने इस दौरान दक्षिणी क्षेत्र की स्थिति की पूरी तरह से उपेक्षा की थी। इसके अलावा, वह पवित्र भूमि को पीछे धकेले जाने के तुरंत बाद आ गई थी। वह वास्तव में ऐसी हरकतों से घृणा करता था। यदि यह तथ्य न होता कि उसने एक बार सेंट रूइंस के बाहर लड़ाई के दौरान उसे अपने स्वर्ण रक्षक उधार दिए थे, तो वह उससे मिलने की भी जहमत नहीं उठाता। मिस यिन, कृपया मुद्दे पर आएं। एन बिरू ने सपाट लहजे में कहा। डिंग शाओयाओ अभी भी केंद्रीय क्षेत्र में थी क्योंकि वह महान हान साम्राज्य के खिलाफ हमले का नेतृत्व कर रही थी। इसलिए, एनबिरू शहर और दक्षिणी क्षेत्र के मामलों की प्रभारी थी। अभी के लिए, डिंग शाओयाओ बाहरी मामलों को संभालती थी जबकि वह आंतरिक मामलों को संभालती थी। यिन जुबान एयर ने एनबिरू की तरफ देखा। वह एक चतुर महिला थी और जानती थी कि एन कबीले की यह महिला उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है। जहां तक कारण की बात है, तो यह स्पष्ट रूप से यांग ये की वजह से था।
यिन जुवान एर ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और एक शांत भाव प्रकट करते हुए कहा, युवा मास्टर यांग, मैं उत्तरी क्षेत्र की ओर से यहाँ आई हूँ। हम चाहते हैं। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं उससे निपटना नहीं चाहता। डिंग शाओयाओ का अंतिम फैसला है। अगर आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो उससे चर्चा करें। यिन जुवान एर ने जवाब दिया, मैं विशेष रूप से आपसे बात करने आई हूँ क्योंकि हम मिस डिंग के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए थे। यांग ये ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह जोर से हंस पड़ी और जवाब दिया, क्योंकि मिस डिंग चाहती हैं कि हमारा उत्तरी क्षेत्र बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दे। अन्यथा वह एक बार जब वह महान हान साम्राज्य के साथ काम पूरा कर लेगी तो सेना को उत्तर की ओर ले जाएगी। आप झुकना नहीं चाहते? यांग ये ने पूछा। यिन जुवान एर ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, उत्तरी क्षेत्र मेरे शांग राजवंश के ग्रैंड प्रीसेप्टर और अनगिनत अन्य लोगों के श्रमसाध्य प्रयासों का फल है। भले ही मैं इसे इतनी आसानी से देने के लिए सहमत हो जाऊं, ग्रैंड प्रीसेप्टर और मेरे अधीनस्थ इसकी अनुमति नहीं देंगे। वे नहीं करेंगे। यांग ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तब तो मैं यह सब नष्ट कर दूंगी। यिन जुबान एर की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, क्या यह हो सकता है कि आप अतीत में हुई हर चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे कोई छूट देने से इनकार कर रहे हैं? यांग ये ने कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो आज मैं तुमसे मिल भी नहीं पाता। महाद्वीप को एकजुट होना चाहिए। अगर उत्तरी क्षेत्र झुकने से इनकार करता है तो आप सभी की मौत ही होगी। यिन जुबान एर ने कुछ देर तक यांग ये को देखा, फिर अचानक मुस्कुराए और बोली, मैंने सुना है कि एन नानजिंग गंभीर रूप से घायल हो गई है। यांग ये की तलवार अचानक आगे बढ़ी और यिन जुबान एर के गोरे माथे पर जा लगी। इसके अलावा इसने उसकी त्वचा को छेद दिया था और यांग ये की तलवार से धीरे धीरे खून की एक बूंद टपकने लगी थी। क्या तुम खुश हो? यांग ये की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी आंखों में हत्या का इरादा लगभग भौतिक था। यांग ये के अचानक हमला करने पर यहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए और यह बात शू शिन के लिए खास तौर पर सच थी। वह इतनी डर गई थी कि कुछ कदम पीछे हट गई। दूसरी ओर यिन जुबान एर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था जबकि उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में उस पर हमला करेगा और यह वास्तव में इतना निर्दयी और निर्दयी होगा। यिन जुबान एर का गुस्सा भी भड़क गया और उसने यांग ये को ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा, एन नानजिंग की मेरिडियन और हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं, इसलिए केवल ग्रीनवुड कबीले का जीवन जल ही उसे जल्दी से ठीक कर सकता है। मैं आज यहाँ आपसे बातचीत करने आई हूँ। उत्तरी क्षेत्र को स्वतंत्र रहने दो और मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। जीवन जल। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर वह अचानक शू शिन की ओर देखने लगा। शू शिन का शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे लगा कि यांग ये जब गुस्से में होता है तो वाकई बहुत भयानक लगता है। वह कहाँ है? यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और उसकी बर्फीली ठंडी निगाहों में तत्परता का भाव था। वह तुम्हें यह नहीं देगी। यिन जुबान एर की आवाज ठंडी हो गई थी, अगर तुम मेरी शर्तों से सहमत नहीं हो तो तुम इसे पाने का सपना देख सकते हो। मुझे देखने दो कि तुम्हारे लिए उत्तरी क्षेत्र या एन नानजिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। एन बिरू ने अपना सिर हिलाया। वह यांग यी के चरित्र को अच्छी तरह से जानती थी और वह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो धमकियों का बहुत बुरा जवाब देता था। इसलिए यिन जुबान एर उसे धमकी देकर स्पष्ट रूप से मौत को आमंत्रित कर रही थी। यांग ये ने यिन जुबान एर को ठंडी नजर से देखा और फिर उसने शू शिन को देखने से पहले अपनी इरादे वाली तलवार वापस ले ली। उसने कहा, मुझे जीवन जल चाहिए। इसे सौंप दो और मैं तुम दोनों को सुरक्षित रूप से जाने दूंगा। शू शिन यांग ये से काफी डरी हुई थी। उसने यिन जुबान र को ऐसे देखा जैसे वह उसकी राय पूछ रही हो। यिन जुबान र ने ठंडे स्वर में कहा, यांग ये, मैंने तुम्हें अभी बताया था। तुम जीवन जल ले सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इसे तुरंत सौंप दूंगी। अन्यथा तुम इसे पाने का सपना देख सकते हो, भले ही तुम हमें मार दो। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। क्या तुम इसे सौंप दोगे या नहीं? नहीं। यिन जुबान एर ने हार मानने से इनकार कर दिया। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह बाहर की ओर चलने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? अनबिरू ने पूछा। उत्तरी क्षेत्र के शाही परिवार और ट्रेंट कबीले का वध करने के लिए। अध्याय 666 पछतावा। यांग ये, हिम्मत मत करना। यिन जुबान एर ने उग्रता से दहाड़ लगाई। यांग ये ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और कहा, मिस यिन, मैं आपको हमारे पिछले रिश्ते के लिए एक आखिरी मौका देता हूँ। अन्यथा मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करूंगा। उत्तरी क्षेत्र और ट्रेंट कबीले के शाही परिवार का कत्लेआम करने की बात तो दूर, वह नानजिंग के लिए थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना पवित्र भूमि पर भी हमला कर देगा। शू शिन का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था जबकि उसकी आंखों में भय भर गया था। उसे संदेह हो सकता था कि क्या ये शब्द किसी और ने कहे थे, लेकिन जब यांग ये ने कहा तो उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया।
आखिरकार अगर उसके सामने यह आदमी क्रोधित था तो वह पूरी तरह से मौत का देवता होगा। यिन जुबान एयर के बोलने से पहले ही वह जल्दी से बोल पड़ी, युवा मास्टर यांग, मेरा ट्रेंड कबीला आपको जीवन जल देने को तैयार है। यिन जुबान एयर स्थिर भाव से यांग ये को देख रही थी, जबकि उसका अद्वितीय सुंदर चेहरा क्रोध के कारण थोड़ा जंगली लग रहा था। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। शूशिन ने राहत की सांस ली और फिर उसने दोनों हाथों से एक सील बनाई, इससे पहले कि उसके भीतर से हरे रंग की रोशनी की किरण बाहर निकलती। उसके बाद यांग ये के सामने तरल की एक गहरे हरे रंग की बूंद दिखाई दी। तरल की गहरे हरे रंग की बूंद दिखाई देते ही गायब हो गई और यांग ये भी गायब हो गया। यिन जुबान एयर अभी भी गुस्से में थी, लेकिन शूशिन ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि उसे लगा कि यांग ये जब गुस्से में होता था तो वाकई बहुत भयानक लगता था। बेशक उसे साफ पता था कि यांग ये ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। यांग ये का उन दोनों के प्रति रवैया पहले बहुत अच्छा था, और उसने इतनी निर्दयता से इसलिए काम किया क्योंकि उसके ट्रीट कबीले ने खतरे के सामने दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ दिया था। शूशिन को पता था कि ट्रेंट कबीले का फैसला गलत था। न केवल ट्रेंट कबीले का फैसला गलत था, बल्कि यिन जुबान एयर और उत्तरी क्षेत्र ने भी गलत फैसला किया था। जब दक्षिणी क्षेत्र का सामना हॉलो ग्राउंड से हुआ तो उत्तरी क्षेत्र को चुपचाप खड़े होकर युद्ध नहीं देखना चाहिए था। अब जबकि हॉलो ग्राउंड्स को खदेड़ दिया गया था, उत्तरी क्षेत्र तुरंत बातचीत करने के लिए आ गया था। इसलिए यांग ये का तो जिक्र ही न करें, वह भी इससे काफी नाखुश महसूस करेगी। मिस यिन, क्या आप अभी यहीं रहेंगी या चली जाएंगी? एनबिरू ने मेज से चाय का प्याला उठाया और हल्का घूंट भरकर सपाट लहजे में बोली। यिन जुबान एयर ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और फिर उसने अनबिरू को देखा और कहा, मैडम एन, क्या अब मैं आपको मैडम एन या मैडम यान कहूँ? एनबिरू का हाथ थोड़ा सख्त हो गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस यिन, आपकी आवाज़ वास्तव में बहुत खट्टी है। यिन जुबान एयर ठंडी हंसी हंस दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। एनबिरू ने कहा, मिस यिन, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और यह इस बात से स्पष्ट है कि आपने यांग ये से कैसे संपर्क किया और उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से हम दोनों में डिंग शाओयाओ की हिम्मत नहीं है। उसने यांग ये पर अपना पूरा कबीला दांव पर लगाने की हिम्मत की और वह उसे कभी नहीं छोड़ सकती थी, चाहे उन्हें कितना भी खतरा क्यों न हो। इसलिए वह उन लोगों में से एक थी जिन पर यांग ये सबसे अधिक भरोसा करते हैं, और वह दक्षिणी क्षेत्र में अधिकार रखने वाली एकमात्र व्यक्ति है जो यांग ये के बाद दूसरे स्थान पर है। वह इसकी हकदार है। जब वह इस बिंदु तक बोलती है तो एनबिरू एक पल के लिए रुक जाता है और आगे कहता है, लेकिन आप क्या हैं, मिस यिन? आपने यांग ये की मदद की, लेकिन क्या उसने आपकी भी मदद नहीं की? इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र ने अतीत में हमसे संपर्क करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक बार जब पवित्र भूमि और महान हान साम्राज्य ने दक्षिणी क्षेत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए तो उत्तरी क्षेत्र ने गठबंधन के बारे में कुछ भी उल्लेख करना बंद कर दिया। कोई भी मूर्ख नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? यिन जुबान एयर की अभिव्यक्ति काफी भद्दी थी। उसने सुझाव दिया था कि उत्तरी क्षेत्र को यांग यी की सहायता के लिए विशेषज्ञों को भेजना चाहिए। हालांकि उत्तरी क्षेत्र के वरिष्ठों ने उसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि दक्षिणी क्षेत्र, पवित्र भूमि और उत्कृष्ट हान साम्राज्य को एक दूसरे की ताकत को खत्म करने देना सबसे अच्छा था। इसके अलावा पूरे उत्तरी क्षेत्र को लगा कि दक्षिणी क्षेत्र के पास जीत का कोई मौका नहीं था। इसलिए इसकी सहायता के लिए सेना भेजना उन सेनाओं को उनकी मौत के घाट उतारने से अलग नहीं होगा। दरअसल यह सिर्फ उत्तरी क्षेत्र के अन्य सदस्यों की बात नहीं थी, बल्कि उसे भी लगा कि दक्षिणी क्षेत्र के पास जीत का कोई मौका नहीं है, क्योंकि पवित्र भूमि और महान हान साम्राज्य की सेनाएं वास्तव में बहुत ज्यादा थीं और वे बेहद भयानक थीं। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्षिणी क्षेत्र के अर्धसंत वास्तव में इतने दुर्जय होंगे कि वे पवित्र भूमि के कुछ अर्धसंतों का भी लगातार वध कर देंगे। यिन जुबान एयर को पता था कि उत्तरी क्षेत्र ने गलत निर्णय लिया था। वह वास्तव में आज यहां अपने मन की बात कहने आई थी। हालांकि उसने यांग ये की एन नानजिंग के प्रति भावनाओं को कम करके आंका था। उसके दिल में एन नानजिंग नाम की वह महिला उसके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी, या यह कहा जा सकता है कि उसकी तुलना एन नानजिंग से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। एनबिरू ने कहा, मिस यिन, इस बार आपने बहुत बड़ी गलती की है और यांग ये को धमकाने के लिए एन नानजिंग का इस्तेमाल किया है। आपको बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो धमकियों का अच्छी तरह से जवाब नहीं देता है, इसलिए उसे धमकी देना केवल उसे शत्रुतापूर्ण बना देगा और वापस लड़ेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं गठबंधन बनाने के बारे में बात नहीं करता, और मैं कहता कि मैं विशेष रूप से एन नानजिंग को जीवन जल देने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो परिणाम बहुत अलग होते। यिन जुबान एयर ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, क्या स्थिति को बदलने का कोई तरीका नहीं है? उत्तरी क्षेत्र उसके ग्रैंड प्रीसेप्टर और शांग राजवंश के अनगिनत वफादार सदस्यों के श्रमसाध्य प्रयासों का फल था।
यह तो बताने की जरूरत नहीं कि ग्रैंड प्रीसेप्टर और दूसरे लोग इसे ऐसे ही छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, यहाँ तक कि वह भी नहीं। एनबिरू ने खड़े होकर कहा, मिस यिन, आप इस सब में बहुत ज्यादा उलझे रहने के कारण अंधी हो गई हैं। स्थिति पर ठीक से नजर डालें। राक्षस जाति ने हमारे दक्षिणी क्षेत्र के साथ गठबंधन बना लिया है और महान हान साम्राज्य को पराजित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय पूरी मानव जाति लगभग पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगी, तो क्या पूरे महाद्वीप में कोई भी हमारी सेना का मुकाबला कर पाएगा? उत्तरी क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि शैतान जाति और समुद्री कबीले भी केवल तभी मौत का सामना करेंगे जब वे हार मानने से इनकार करेंगे। यिन जुबान एर हैरान थी, यांग ये महाद्वीप को एकीकृत करने का इरादा रखता है। एनबिरू ने उत्तर दिया, उग्रवादी प्रोफोथर सील से बाहर निकलने वाले हैं, और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि वे कितने शक्तिशाली हैं। विद्रोही प्रोफोथर के अलावा पवित्र भूमि भी है। हमारा महाद्वीप अपनी रक्षा केवल सेना में शामिल होकर ही कर सकता है। आपको यांग ये के चरित्र के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वह महाद्वीप पर किसी भी ताकत को अपनी पीठ में छुरा घोंपने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए महाद्वीप पर सभी कबीले और ताकतें जो हमारे मित्र नहीं हैं, वे हमारे दुश्मन हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, एनबिरू दरवाजे की ओर चली गई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि यिन जुबान एर को क्या निर्णय लेना है। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि यिन जुबान एर और पूरे उत्तरी क्षेत्र के पास कोई विकल्प नहीं था। इस समय यांग यी और दक्षिणी क्षेत्र के पास पूर्ण शक्ति थी। जुबान एर, हमें क्या करना चाहिए? शू शिन ने पूछा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्षिणी क्षेत्र की इस यात्रा के दौरान न केवल उसने जीवन जल की एक बूंद खो दी थी, बल्कि जिस समस्या को हल करने के लिए वे आए थे, उसका भी समाधान नहीं हुआ था। उसे सचमुच ऐसा लगा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यिन जुबान एर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर उसने कहा, हम उत्तरी क्षेत्र में वापस जा रहे हैं। वह ये शब्द बोलते हुए कमरे से बाहर चली गई। आदिकालीन शिवालय के भीतर यहाँ के एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई नानजिंग नाम की एक लड़की थी। हालांकि अब वह किसी अपंग से अलग नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, बल्कि सिर्फ शांति थी। यांग ये के इस कमरे में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ पहुंचने के बाद शियाओ युक्सी और सू किंगशी, जो एन नानजिंग की देखभाल कर रहे थे, ने कमरे से बाहर जाने से पहले एक दूसरे को देखा। एन नानजिंग ने कहा, आप यहाँ हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।